हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का जो पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का है। पहला है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? है ना, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो मनुष्य के दांतों प्रकार पहला होता है, देखिए 4 प्रकार के होते हैं मेन रूप से, जो होते हैं कुंतक या छेदक दंत, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। ये दांत धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो रत्नक या भेदक दंत होता है, कैनाइन। इन दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है कौन सा ये है, और ये इसकी संख्या 4 होती है। ये धारदार होते हैं, ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चौड़क दांत होते हैं, प्रीमोलर। इन दांतों के सिर नुकीले होते हैं, परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। ठीक है, डांट या चर्वणक दांत होता है, मोलर या ग्राइंडिंग टीथ होती है। ये दांत मुख के पीछे की ओर होता है और आकार में चौकोर होते हैं। इसके सिरे तेज धार होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इसकी कुल संख्या जो होती है 6 की होती है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में आप लोग। यानी टोटल दांत जो होते हैं 32 होते हैं मानव में, और कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? छेदक, रदनक, अग्रचर्वणक और ये चर्वणक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं। पहला है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन ये होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसका रचना में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, दूसरा रासायनिक में होता है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ बदल जाते हैं, और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि इस भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसमें उसका आकार, रंग परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन उसकी रचना में कोई अंतर नहीं होती है। मतलब जो उसका गुण होता है वो वही रहता है। दूसरा होता है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है। इसमें क्या होगा? कोई नया पदार्थ नहीं निर्मित नहीं होगा। जैसे समझेंगे, स्पंज होगा, स्पंज को हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रेस दबाते हैं ऊपर से तो क्या हो जाएगा? वो चपटा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे उसको क्या होगा? फिर इस अपने रूप में आ जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन ये हो गया कि जब हम कोई चीज़ केमिकल है उसको दूसरे चीज़ में डाल देते हैं तो खुल जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तीसरा कारण, हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अभी स्पंज का बताएं कि स्पंज को जैसे दबा के फिर छोड़ेंगे वो मूल अवस्था में आ जाएगा। कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग चीनी घोलते हैं पानी में, वो हो गया इसका एग्जाम्पल रासायनिक का। चौथा हो गया कि इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आगे हो गए समझ में, चार उसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव बताइए। यानी जब ध्वनि प्रदूषण होती है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो सामान्यतः बातचीत की ध्वनि में से तीव्र ध्वनि शोर नॉइज कहलाती है। यानी कि जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं उससे अगर ज़्यादा होती है बातचीत तो वो क्या शोर कहलाती है या नॉइज कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है। शोर को ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? जैसे उद्योग धंधे से जो आवाज़ें निकलती हैं, जो मशीनें चलती हैं उससे होती है। परिवहन से निकल सकती है। मनोरंजन के जो साधन होते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सब चीज़ों से जो निकलती हैं आवाज़ें। फिर सामाजिक क्रियाकलाप में जैसे दिवाली हो गया, दशहरा आदि त्यौहार जब मनाते हैं, शादी विवाह का, इन सब चीज़ों में जो हम बजाते हैं लाउड स्पीकर, इन सब से जो आवाज़ें निकलती हैं वो क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं।
ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं कि तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को क्या कर देती है, घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का परिणाम मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी आती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे जाते हैं। शोर हृदय, मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए 90 डेसिबल से जो अधिक होगा, ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक जो होगा ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, यानी कि मानो अधिक से अधिक 90 डेसिबल तक की सुन सकता है आवाज। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। ये भी क्वेश्चन 1 2 3 4 बार पूछा है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिकीय दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। प्राकृतिक आपदा विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है ना, इस पे मनुष्य का कोई इस पे जोर नहीं होता है, यानी कि मनुष्य इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव, यानी कोई ये नहीं बता सकता है कि ये जो आपदाएं आने वाली हैं वो कब आ सकती हैं या कितनी भयानक हो सकती हैं, ये सब चीज़ें नहीं बता सकता है। जैसे में हम लोग देखे होंगे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बादल का फटना हो गया, विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी, इन सब चीज़ों को पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा है मानवकृत आपदाएं, मानव के कुप्रबंधन अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य जब लापरवाही किसी काम में करता है तो उससे जो भी आपदाएं उत्पन्न होती हैं वो क्या हो जाएंगी, मानवकृत। इन आपदाओं की भविष्यवाणी व पूर्वानुमान संभव है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे कोई मैनेजमेंट में कोई गलती होती है प्रबंधन में तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है या कोई आपदा हो सकती है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधि आदि, ये सारे क्या हो गए, मानवकृत हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है धातुओं की 4 विशेषता बताइए, यानी जो धातु होते हैं वो क्या क्या गुण रखते हैं अपने पास। पहला है शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं, यानी कि इनके पास चमक होती है। दूसरा होता है धातुएं समानतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यानी कि जैसे हम लोहे की बात करें तो लोहे क्या हो गया, अलग उसकी कठोरता होती है, सोना चांदी ये सब की अलग अलग होती है। तीसरा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोने तथा चांदी जैसे अधिक आघातवर्धनीय, मतलब कहना है कि ये जो है इसको पीट के हम लोग एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि उसको हम लोग पिघला के या पीट के जैसे भी उसको हम लोग तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें सोना क्या है, सबसे अधिक तन्य होता है। अगला क्वेश्चन है फसल चक्रण क्या होता है, ये भी 2 बार क्वेश्चन है। फसल चक्र किसे कहते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। इसमें उत्तर है कि फसल चक्र क्रॉप रोटेशन होता है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो पाए, फसल चक्रण कहलाता है। मतलब एक बार खेती करके कुछ समय के लिए खेती को छोड़ दिया जाता है, फिर से जब उस पर दूसरी फसल ली जाती है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। ठीक है, अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाए कि भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम न हो पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली फसल को फसल चक्रण कहते हैं, यानी कि जैसे कोई लगातार हम एक ही फसल को होते हैं कि एक ही जमीन पर नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगी, जो उसकी उर्वरक क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो कीट भक्षी पक्षियों पौधों का नाम बताइए। पहला है नेपथिन्स और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल प्रदूषण के कारण लिखिए। जल प्रदूषण क्या होता है, जो
जल में जो भी हम जो चीज़ें डालते हैं, प्लास्टिक हो गया या कोई भी गंदगी डालते हैं, तो जिससे पानी प्रदूषित होता है, वो जल प्रदूषण कारण होते हैं। उसमें पहला हो सकता है कि कारखानों से जो कचरा निकलता है, जो नदियों में बहा दिया जाता है, वो सीधे पानी के संपर्क में आते हैं, जिससे वह जल प्रदूषण होता है। दूसरा क्या होगा कि नदी और तालाबों में पास धोए गए कपड़ों, गंदगी तथा साफ किए गए बर्तनों की गंदगी उबहकर नदियों में जाना। यानी लोग क्या करते हैं, नदियों में बहुत सारा ऐसा गंदगी चीज़ फेंकते हैं, जिससे पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। उसी को हम लोग जल प्रदूषण का कारण मान सकते हैं। इसी कारण ही जल प्रदूषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा के को कितने समूहों में बांटा गया है? वसा को 3 समूह में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। सामर्थ्य क्या हो गया, किसी कारण की कार्य करने की समय दर को उसका सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर। यानी कि वो कितनी देर उस काम को कोई व्यक्ति कर रहा है, वही उसका क्या होगा, सामर्थ्य होगा। इसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यदि किसी कारक द्वारा टी समय में डब्ल्यू वर्क कार्य किया गया हो, यानी कि ये एग्जाम्पल के तौर पे कि टी टाइम हो गया, वर्क डब्ल्यू हो गया, किया जाए, तो उसका सामर्थ्य यानी पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपन में टी। ठीक है। सामर्थ्य का एमकेएस प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वो वाट या वाट अथवा जूल सेकंड, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है। कार्य तथा सामर्थ्य के संबंध में, यदि कोई कारक टी समय से डब्ल्यू कार्य करता है, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, कारक की सामर्थ्य गुणे समय, अर्थात डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी। यानी जितना कार्य करेगा वो पावर इंटू टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर बताइए। ठीक है। ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिसपे हमारा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। इच्छा अनुसार हम उसमें गति करा सकते हैं, जैसे हम जब चाहें तभी वो गति करेगा, अन्यथा वो गति नहीं कर सकता है। जैसे पेशियों को जो हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे हाथ पैर का हो गया, जब तक हम हाथ और पैर हिलाएंगे नहीं तब तक वो अपने आप नहीं लेंगे। इस प्रकार की पेशियां ऐच्छिक होती हैं। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं कि जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। जैसे कहते हैं मूत्रवाहिनियां, हृदय जो हार्ट होता है, हार्ट हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, चलेगा, है ना। तो ये क्या होगा, अनैच्छिक। यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है वो होगा अनैच्छिक, जिसपे कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। देखिए अवश्य, ये संतुलित आहार एक क्वेश्चन यहाँ पे और 19 में दोनों पेपर में पूछा है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? देखिए संतुलित आहार का अर्थ होता है उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व यानी जो जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए सारा चीज़ प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, ऊर्जा के लिए हमको यानी काम करने के लिए हमको चाहिए। शरीर का निर्माण, वृद्धि और विकास के लिए भी चाहिए। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की। अतः हम आहार, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक सुरक्षात्मक आवश्यकता को पूरी करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है? पहला है, जंतु में जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लवक अनुपस्थित होता है, इसमें लवक पाया जाता है। तारक की उपस्थित होता है, इसमें तारक अनुपस्थित होता है। रिक्तिका छोटी होती है, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। इसका आकार वृत्ताकार होता है, इसका आकार आयताकार होता है। आप इसको एक को याद कर लेंगे इस तरह इसका, तो इसका ठीक अपोजिट लिखते चले जाएंगे, ये आपका आंसर आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति यही देखिए, इसी में से इसी क्वेश्चन का घुमा के पूछा है कि वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। सौर मंडल या सौर परिवार क्या होता है? तो देखिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं।
ठीक है। जिसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य याद रखिए, सूर्य एक तारा है जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होता है। सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। यानी कि ये सूर्य हो गया और इसके आसपास ये क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ठीक है। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार का जन्मदाता माना जाता है। जैसे हम कहें कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा इसका क्या हो गया, पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल कुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब दिखाई पड़ती है। भारत में आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। इसी का देखिए 3 नाम हो गए। भारत में आकाशगंगा कहेंगे, यूरोप में मिल्की वे कहते हैं और यूनानी भाषा में उसको गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। देखिए अभी यानी सूर्य ही एक ऐसा नहीं है, उसमें सूर्य से भी बड़े हैं जो 68% और तारे हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी के बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल के बीच स्थित एक ग्रह है। यह मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, यही बता सकते हैं। इसका व्यास इतना होता है 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पददृक्षा जो इसकी मतलब सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है वो 365 दिन में पूरी करती है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। और भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे यानी 3/4 क्या है, पानी से भरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण क्या होता है? ये सिद्धांत, फसल चक्र अभी आया था क्वेश्चन में, तो फसल चक्र हो गया, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। फसल चक्र किसी खेत के निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या होती है। ये उर्वरक शक्ति नष्ट न हो पाए उसे फल चक्र कहते हैं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अर्थात भूमि के किसी भाग पर नियत समय में फसलों का क्रम से बोया जाना, भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्र। फसल चक्र के सिद्धांत ऐसे है कि फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरक शक्ति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। ठीक है। यानी कि इसमें कुछ जो सिद्धांत उसके दिए गए हैं उसमें अगर हम कह सकते हैं कि जैसे गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल है ना, जिस तरह से बोया जाएगा तो यह क्या होगा, जो हमारा फसल चक्र का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, पूर्ति होगा। जैसे फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल बोए, है ना, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाले, ऐसे सब करने से फसल चक्र का जो सिद्धांत है वो क्या होगा, पूर्ति होगी। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।